So first of all, I would like to introduce myself. My name is Dr. Sahil Sharma. You can uh, email me if required and whenever required at sahil.sharma@thapar.edu. I have got this opportunity to teach you C programming. It's the first thing that you will be learning as a computer engineer in your engineering in the first semester. So I will take this opportunity to teach you and make you more motivated towards C programming. There might be a case that someone is afraid of programming till date. They could not understand, even if, I mean, I'm not sure, but there might be a case that someone has done some kind of programming earlier in school days. Might be ICSE boards, 9th, 10th, Blue Jay, or maybe in 11th, 12th, they have studied C programming. Irrespective of that, I will teach everything from basics in lab. So how much has been taught in the class? Can anyone tell? All topics have been covered? I'm sharing my screen, so I hope you can see the syllabus. My PDF is open. I just took a lecture and मैं भी उनको syllabus ही दिखा रहा था. तो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यार बाइनरी नंबर सिस्टम तो आपको क्लास में ही करवाया जाएगा. मैं क्या करूंगा, जो सर ने करवाया है उसको थोड़ा सा और रिफाइन करके आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा. ठीक है, वी विल जूम इनटू एवरी ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन टॉट टू यू इन क्लास, एंड आई विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है यार, आने दो, हम कर लेंगे. ठीक है, मतलब डोंट वरी. मैं धीरे धीरे चलूंगा और आपको कोडिंग में कोई भी डाउट आता है आप मेरे से पूछो. वी हैव 1.5 आवर. ठीक है, 100 मिनट का ये लैब है, तो आप मेरे से डाउट पूछो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब कुछ चीजें लिखने लगा हूँ. और उससे पहले मैं आपको एक ये चीज बताऊंगा. हैव यू बीन टोल्ड दैट विच सॉफ्टवेयर यू विल बी यूजिंग फॉर योर कोडिंग? Sir, he suggested सर a वो तो compiler, ऑनलाइन. but he said you can do in any of the one. And we यस. asked him if we can do in VS Code, or he said take any. ओके, टेक एनी. ओके, देखो, ऑफिशियली तो ऑब्वियसली ही वुड से, एंड इवन आई वुड से कि आप कोई भी यूज कर लो. बट एक ना हमने एज ए टीचर, मतलब हमने आपस में एक बात करी हुई है कि सब, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में वी हैव मोर देन 2000 स्टूडेंट्स. नियरली आई थिंक 2500 स्टूडेंट्स आर देयर, एंड मोर देन 12, nearly 12 faculty are there who are teaching this subject. Even I am teaching to one ME 1 to 3 group as well as one ME 4 to 6 group. ठीक है, तो मतलब मेरे पास ये 6 ग्रुप हैं एमई वाले. तो ऐसे ही और टीचर्स के पास अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे आपका ग्रुप अनिल सर के पास है. तो ऐसे फर्क नहीं पड़ता किसके पास क्या है, बट एज ए फैकल्टी टीम वी हैव डिसाइडेड कि बच्चा अगर देव C++ में करेगा तो एक हमारे लिए क्या कहते हैं, वी हैव टू मेंटेन दिस सिमिलैरिटी. तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि आप अभी के लिए देव C++ इंस्टॉल कर लो अपने लैपटॉप्स पे. ठीक है, इफ यू हैव इट. अगर नहीं भी है डजेंट मैटर. अब अगर आपके पास लैपटॉप ही नहीं है, देन यू कैन सर्च दिस थिंग. गूगल करो, ऑनलाइन सी कंपाइलर लिखो. सबसे पहला जो लिंक आएगा उस लिंक को ओपन करना, और वो लिंक आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपको. एंड दिस ऑनलाइन सी कंपाइलर, अगर आप वेबसाइट पे काम करोगे, दैट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द मोबाइल एनवायरनमेंट. या फिर अगर आपके पास मैक है, क्योंकि देव C++ ना विंडोज पे ही चलता है. आई एम नॉट श्योर कि वो मैक पे चलेगा या नहीं. तो अगर किसी के पास मैक है, एप्पल लैपटॉप है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ऑनलाइन कंपाइलर पे काम कर लो. ठीक है, व्हेन वी डू प्रोग्रामिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग करनी क्यों है? ठीक है, अब आप लोग यू आर इन कंप्यूटर साइंस, यू आर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग. सो व्हाई डू वी नीड टू डू द प्रोग्रामिंग? हम ये प्रोग्राम बनाएं क्यों? व्हाट इज प्रोग्राम? कैन एनीवन टेल मी डेफिनेशन? Instruction, सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑफ और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. set of instructions. सेट The सेट lines ऑफ, of code to perform a specific task. यस यस, वेरी गुड. सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप लाइंस ऑफ कोड भी कह सकते हो. ठीक है, लाइंस ऑफ कोड. तो आप इसको लाइंस ऑफ कोड कह सकते हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो, जो भी बोलोगे. इन दिन आप कुछ काम करवाना चाहते हो. ठीक है, उस काम को करवाने के लिए आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलो कि मुझे कोई काम करवाना है, लेट्स से सम का फंक्शन बनाना है कि मुझे सम करके मिल जाए. लेट्स से आप लोग कितने जने हो अभी लैब में? 19 स्टूडेंट्स आर देयर. सो लेट्स से आई हैव दिस एक्सेल शीट. ठीक है, मतलब एंड गोल बता रहा हूं मैं, डरना नहीं है, ये एक बस एक एग्जांपल है.
19 बच्चे हैं, 1 से लेके 19 तक सारे जने हैं मेरे पास, और आपके पास लेट्स से आपका रोल नंबर मिला हुआ आपको, तो मैं रोल नंबर सबसे पहला कॉलम रखता हूँ। रोल नंबर के बाद मैं नेम प्रिंट करवाऊंगा सबके, फॉर एग्जांपल, मतलब ये थोड़ा सा एडवांस हो गया बट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। लेट्स से यू पीपल हैव 5 सब्जेक्ट्स राइट नाउ इन दिस सेमेस्टर। 5 ही के ज्यादा हैं? सर 6। 6 हैं सर। 6 हैं, हम 6 कॉलम लेंगे फिर, ठीक है। अब देखो 6 सब्जेक्ट्स हैं, आपका रोल नंबर यूनिक है, आपका नेम यूनिक है, पर आपके मार्क्स आएंगे लेट्स से आउट ऑफ 100, तो मे बी किसी के कुछ मार्क्स आए, मे बी 70 आए, 75 आए, 80 आए, तो ऐसे करके मार्क्स होंगे। तो ये वाले जो 6 नंबर हैं इन सबको ऐड करवाने के लिए प्रोग्राम बनाना है, ताकि आपका टोटल आ जाए और आपका परसेंटेज का एक कॉलम आ जाए कि आपकी परसेंटेज कितनी आई है, ठीक है जी। तो अब ये वाले 2 काम या तो आप मैनुअली करते बैठो, ठीक है, मतलब अगर मुझे या तो एक्सेल शीट में हम कर सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल टू वर्क इन एक्सेल शीट, वी कैन यूज ए फॉर्मूला के सम करवा दो फॉर ऑल दीज थिंग्स एंड वी विल गेट द सम हियर, वी विल गेट द परसेंटेज हियर, बड़ा आसान है। बट इफ यू वांट टू डू दिस थिंग विद प्रोग्रामिंग, तो अगर प्रोग्रामिंग से करना है तो प्रोग्रामिंग में तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट just writing 5 or 7 lines or maybe 10 lines of code, you can get this work done very smartly instead of putting the effort in Excel sheet again and again, ठीक है। तो हम किसी काम को सिंप्लीफाई करने के लिए कोड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को एक प्रोग्राम बनवाया गया जिसमें आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा, है ना, आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। This was the first program that you were taught. Now I am taking you to the online compiler. So if you do a Google search, मैं शुरू से करता हूँ, अगर आप जैसे ऑनलाइन लिखोगे ऑनलाइन सी कंपाइलर, गो टू ऑनलाइन सी कंपाइलर, जैसे आपने सर्च करना है सर्च करो, एंड दिस फर्स्ट लिंक विल बी onlinegdb.com, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट दिस बेसिक कोड जो आपको क्लास में करवाया गया, वो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। अभी ऊपर की मैं टेंशन नहीं लूंगा, ठीक है, बाद में देखते हैं ये ऊपर क्या इतना कुछ लिखा हुआ है। तो अभी के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि मेरे पास ये गिनी चुनी 6 लाइंस हैं, तो मैं फालतू की स्पेसेस उड़ा देता हूँ ताकि डर कम लगे, प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। नाउ आई हैव ओनली दीज 6 स्टेटमेंट्स दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड, और इसका मोटिव सिर्फ इतना है दैट आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड एज इट इज, और ये जो प्रिंटिंग है वो नीचे आ गई है। तो नाउ यू कैन डू सेम थिंग फॉर योर नेम, ठीक है। अगर आप इस प्रोग्राम में यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना है दैट यू जस्ट नीड टू राइट योर नेम हियर, ठीक है। लेट्स से मैं अपना नाम लिखूंगा तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा, और इसको मैं अगर प्रिंट करवाऊंगा तो इट विल बी डॉक्टर साहिल शर्मा एज इट इज, ठीक है। अब हुआ क्या है, जो मेरा प्रिंटफ है, प्रिंटफ एक हमारा टूल है, एक एक फंक्शन है जो हमें हेल्प कर रहा है इस चीज को प्रिंट करवाने के लिए। बट नाउ बिफोर कमिंग टू प्रिंटफ आई वांट टू गिव यू द इंट्रोडक्शन टू एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें इकट्ठी यूज हो रही हैं, मैं एक एक करके सबको संभालूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, इसका मतलब बताओ जी किसी को पता हो तो। सर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें इंपोर्ट करने होते हैं एक कोड को कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए यूज होता है। ओके, सो हैश इंक्लूड, आप ठीक कह रहे हो। हैश इंक्लूड का जो बेसिक मोटिवेशन है, बेसिक काम है, वो यही है कि आप जब भी जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, अब ये तो ऑनलाइन कंपाइलर है, इसका ऑलरेडी बैकएंड पे सारा काम हो रखा है, ऑनलाइन जीडीबी बीटा जो भी ये सॉफ्टवेयर है बैकएंड पे, बट देन इट हैज ए कंपाइलर विद इटसेल्फ, और जो इंस्टॉलेशन हो रखी है उसकी एक पीछे लाइब्रेरी बनी हुई है। अगर आप लोग क्या करो, आप एक काम करना, आप ना देव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करना, ठीक है। और देव सी प्लस प्लस के अंदर मतलब इसको इसको पहले तो फाइंड करना कि ये इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं अपने एंड पे आपको ये लाइव दिखाई देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, कहाँ पे है, इज इट हियर, हाँ ये रहा। ओके, कमिंग टू माय एक्सप्लोरर, कहाँ गया, ये रहा। अब देखो मैंने क्या करा है, मैंने अपने पीसी में, अब ये बड़ा कैसे होगा, बड़ा तो मेरे को नहीं करना था फॉन्ट, बट द थिंग इज, अच्छा ये हो गया, ठीक है, दिखा तो उतना ही हुआ है।
चलो ठीक है, ऐसे ठीक है। नाउ विद इन माई सी ड्राइव आई केम टू दिस प्रोग्राम फाइल्स x86। मैंने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करा हुआ है देव सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे एक ये देव सी प्लस प्लस नाम का फोल्डर है, ठीक है जी। इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो देव सी प्लस प्लस नाम का एक सॉफ्ट फोल्डर बना हुआ है। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, तो हेयर आई कैन सी देर आर मल्टीपल थिंग्स। अब यहाँ पे सपोज लैंग्वेज देखते हैं, तो ये तो सारी लैंग्वेज है कि इंग्लिश है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे लेट्स गो टू हेल्प। हेल्प में ये सब है। तो हमारा बैकएंड पे stdio.h कहाँ पे है? आई वांट टू फाइंड दैट वेयर इज माय stdio.h। gcc this हैश इंक्लूड में होना चाहिए यहाँ पे stdio.h। std दिख रहा है किसी को? stdio नहीं है सर। यहाँ पे नहीं है। No, So you sir. can search. Yes, I can search. Give me 1 second then. What I will do is मैं यहाँ पे बाहर आके सर्च करता हूँ। यहाँ से सर्च करते हैं देव सी प्लस प्लस एंड नाउ आई विल राइट stdio.h। ठीक है जी, ये मिल गया मेरे को। इट इज़ अवेलेबल एट दिस लोकेशन। तो मतलब stdio.h ये वाला उठा लेते हैं हम। we will go to the file location, it is available here। ठीक है, ये काफ़ी लंबा पाथ था, but this is stdio.h for me। ठीक है, अब इसको if I want to visualize के मैं कहाँ पे देखना चाहूँ, I will open it in notepad++। can you see my notepad++ now? दिख रहा है जी? Yes, so Yes, sir. Yes. So sir. this is how my notepad++ has opened। notepad++ एक सॉफ्टवेयर है, नोटपैड की तरह एक ये अलग से है। तो इसमें यू कैन सी बड़े सारे अंदर फंक्शन लिखे हुए हैं। ये अनडिफाइंड है, जैसे इन्होंने इनिशियली कुछ लिख दिया, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे इफ़ यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, अगर आप इसके अंदर और देखोगे, अगर हम इसकी और डिटेल में जाएंगे, राइट नाउ इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर यू, बट आई कैन ओनली से कि इसके अंदर ना हमारा वो जो प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, वो सब इसके अंदर पड़ा है। तो मतलब आई हैव जस्ट शोन यू दैट stdio.h is something that is already installed on your computer। if you install dev c++ you can search for it। काफ़ी लंबा प्रोसेस था, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर लोगे तो आपको वो लोकेशन मिल जाएगी, बट अदरवाइज इट इज़ ए वेरी लॉन्ग पाथ। you have to find it manually and you can open it stdio.h and you can look into कि ये printf कैसे काम कर रहा है। वहाँ पे और भी एक दो आए थे stdio.h, आई थिंक मैंने गलत वाला खोल दिया था, उसमें मुझे printf कहीं दिखा नहीं। बट आई कैन ओनली से राइट नाउ कि जो हमारा printf होता है, दिस printf इज पार्ट ऑफ stdio। मेरे पास बनी बनाई चीजें कुछ बैकएंड पे पड़ी हैं, और मैंने इतना कुछ तुम्हें क्यों दिखाया वो इंस्टॉल्ड पूरा फोल्डर खोल खोल के, क्योंकि हैश इंक्लूड का मतलब है कि मुझे जो पीछे इंस्टॉल्ड ऑलरेडी सामान पड़ा है उसमें से कुछ चाहिए, और वो मेरा stdio.h है जो मैंने बना बनाया उठाया पीछे से, एंड उसमें से मुझे printf मिल गया क्योंकि मुझे प्रिंटिंग करवानी थी। आई वॉन्टेड टू प्रिंट माई नेम। तो उस प्रिंटिंग को करवाने के लिए मुझे अलग से कुछ ना करना पड़े, तो मैंने पकी पकाई खीर मंगवाई, stdio.h पीछे से मंगवाया, एंड इट हेल्प मी टू गेट दिस वर्क डन ऑफ प्रिंटिंग। am I clear that for doing this thing, for doing this printing, I needed this stdio.h, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे import करवाया है initially hash include लिख के। this is importing, this is called import of predefined functions, predefined libraries। So we have imported this stdio.h which is predefined in my software, and I am using that just to get my work done on printf। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने printf यूज किया है, बट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच के अंदर printf भी पड़ा है। मुझे printf यूज करना तब भी मैं stdio.h मंगवाऊंगा, अगर मुझे scanf यूज करना है तब भी मैं stdio.h मंगवाऊंगा, गेट कैर यूज करना है, इसके ऊपर भी हम आएंगे आज। तो ऑल ऑफ दीज आर फंक्शंस की निशानी है दैट देयर आर दिस राउंड ब्रैकेट्स विद इट। पुट Excuse me. कैर, यस
सर हमें ये याद रखना होगा कि अगर ये करना है तो इसके लिए STDI हुआ और बाकी करना है तो उसके लिए अलग है कोई और। हाँ मतलब जनरली यू आर एक्सपेक्टेड के इतना तो याद कर ही सकते हैं हम कि अगर प्रिंट एफ करवाना है, मतलब देखो नाम से पता चल रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट एफ करवाना था। प्रिंट एफ का मतलब है मैं आउटपुट करवा रहा हूँ। अगर मुझे कोई इनपुट करवानी होती, सपोज मैंने कोई वैल्यू इनपुट देनी होती है एज ए यूजर, तो उसके लिए एक स्कैन एफ नाम की कमांड होती है। ठीक है, स्कैन एफ नाम का फंक्शन होता है। तो वो मेरा इनपुट का होता है। जब मुझे पता है कि मैंने करना ही इनपुट आउटपुट है, तो वाई नॉट टू इम्पोर्ट द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाला। ठीक है, मतलब आसान हो गया याद करना, बिकॉज आई नो कि मुझे इनपुट और आउटपुट के साथ खेलना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आउटपुट डॉट एच ये वाले को मंगवा लो। समझ आया? यस सर। एंड सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, लेट्स से अब कल को किसी का मन करे कि भाई मेरे को तो 2 raised to power 10 निकाल के लेके आना है, मतलब m raised to power n करना है। तो ये पावर फंक्शन है, उसके लिए मैं करूंगा पावर ऑफ m, n। अब ये काम तो ये वाला कर देगा, लेकिन ये पावर भाई साहब बैठे कहाँ पे हैं? इंट्यूशन कहती है मैथ में पढ़ा है, तो मैथ डॉट एच हम करेंगे, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच लगा लेंगे, तो हमारा पावर वाला फंक्शन भी काम करवा देगा। सर कोई यूनिवर्सल हेडर फाइल नहीं होता? नहीं, सी में तो नहीं है। देखो यूनिवर्सल अगर होगा तो फिर तो वो पाइथन ही हो गया ना। फिर तो मतलब फिर हेडर फाइल चाहिए भी क्यों? जब यूनिवर्सली काम करवाना है, मतलब एक ही फाइल में सब कुछ पड़ा है, फिर उसके लिए हम हेडर फाइल लगाएंगे ही क्यों? उन चीजों के लिए तो फिर पाइथन वगैरह आई है। पाइथन केम इन द ईयर 1991 और 92 आई गेस। और जो हमारी सी प्रोग्रामिंग आई है, इट केम अराउंड 1972। 19-20 साल का फर्क है इन दोनों में। तो ये फर्क इसीलिए है क्योंकि ये इनिशियल ईयर्स में लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ना काम बांट दिया कि चलिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, तो इंट्यूशन कहती है कि इनपुट आउटपुट वाला काम है, इसको अलग से कर दो। मैथ्स का काम करवाना है तो मैथ डॉट एच मंगवा लो। ठीक है, ऐसे ही और भी होते हैं। अब एक बंदे ने शायद मेरे को पूछा था कोनियो डॉट एच, किसी ने पूछा था कि पिछले लेक्चर में, आई थिंक पिछले लेक्चर में था। बट कोनियो डॉट एच भी होता है, बट दैट्स आउटडेटेड नाउ। कोनियो डॉट एच जनरली वाज यूज्ड इन टर्बो सी प्लस प्लस नाम का सॉफ्टवेयर होता था, 1999 में यूज होता था इंडस्ट्री में। तो ये वाली चीज अब तो आउटडेट ही हो गया, तो ये कोई नहीं यूज करता। बट stdio.h is used for printf scanf. Math.h is used for my mathematical work. Let's say I want to get the power function, या फिर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये सब चीजें करवाने के लिए मुझे math.h चाहिए होगा। तो एक इंट्यूशन है, और इससे शायद याद करना आसान भी है। पर्सनली आई थिंक कि ये आसान है, बल्कि कि जो काम करवाना है उतना बस बुला लो, फालतू की चीजें देखो। अब एक ना इसमें कंप्यूटर में एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक ना वेबसाइट है, वेबसाइट्स नेम इज codechef.com। दिस विल बी वेरी फेमस टू यू इन कमिंग ईयर्स, क्योंकि codechef.com या फिर leetcode.com जो ये वेबसाइट्स हैं, दीज आर द कंपटीशन वेबसाइट्स। आप इन पे कोडिंग करोगे आने वाले ईयर्स में, स्पेशली इन द कंप्यूटर साइंस ब्रांच। और दीज वेबसाइट्स विल ट्रेन यू कि आप प्लेसमेंट्स के लेवल के कोडिंग के क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, अब वहां पे ना आप जब कोडशेफ पे खेलोगे, तो कोडशेफ में जितने भी कंपटीशन होंगे, देयर विल बी मल्टीपल कंपटीशन बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहां पे प्रैक्टिस के टाइम पे आप नोटिस करोगे कि अगर तो आपने जावा या पाइथन पकड़ी है, देयर इज ए वेरी गुड चांस कि आप हार जाओगे। यू विल नेवर विन, नेवर 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 विन, ये फिक्स है। वहां पे जीतता कौन है? मैक्सिमम सी प्लस प्लस वाला बंदा या फिर सी वाला बंदा, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में ना बैक एंड पे बहुत सारा कचरा नहीं पड़ा। वो मतलब जितना चाहिए उतना मंगवाते हैं और काम खत्म करते हैं। पाइथन में क्या है कि अगर सपोज आपने numpy नाम की एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में, अगर आपने वो इंपोर्ट numpy एज np करके काम कर लिया, और आपने बोला कि भाई अच्छा numpy के थ्रू मैं np डॉट स्क्वायर रूट ऐसे कुछ करके, उसमें एक फंक्शन होता है np डॉट स्क्वायर रूट मे बी 5 कि मुझे इसका स्क्वायर रूट दे दो। ठीक है, तो उस चीज में क्या है कि वो numpy बुलाते बुलाते रात कर देगा। मतलब कोडशेफ की दुनिया में पाइथन प्रोग्रामिंग आपको हरवा देगी। आपका टाइम एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा लग जाएगा बैकएंड पे, कि अगर आपने ये वाली कमांड से np डॉट स्क्वायर रूट का काम किया, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम कंपेयर टू अगर आपने पावर फंक्शन यूज किया और आपने बोला 5,1/2। चलो जी, ये 5 की पावर हाफ करा, तो ये मेरा हो गया सी प्रोग्रामिंग का तरीका, ये हो गया मेरा पाइथन का तरीका। इन दोनों का ना आप टाइम कंपेयर कर लेना। दिस वन सेकंड वन इज वेरी फास्ट कंपेयर टू np डॉट स्क्वायर रूट। पाइथन स्लो है, इसलिए वो बंदा वहां पे हार जाता है। हाँ जी। पाइथन में मैथ भी तो है और उससे भी तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।
कर सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि पाइथन थोड़ी स्लो है, क्योंकि इफ यू गो इनटू द डिटेल्स के पाइथन बनी कैसे, पाइथन केम इन 1992, आई एम अगेन मेंशनिंग दिस। पाइथन बनाने के लिए बैकएंड पे क्या लगा? सी प्रोग्रामिंग लगी। सी प्रोग्रामिंग ने तो खड़ी करी है पाइथन। Yeah. ठीक है जी। इनफैक्ट इफ यू गो इनटू द डिटेल्स, जो लाइनक्स है, लाइनक्स इज ए वेरी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज है, मैक है, वैसे लाइनक्स भी है। इनफैक्ट यूनिक्स इज ऑल्सो देयर। तो यूनिक्स के टाइम पे C was already, I mean, C was there to build this Unix, and especially Linux है, Linux भी C से ही बनी है। तो मतलब maximum operating systems, especially अगर आप कल को Microsoft में, let's say you are get selected in Microsoft and you are given I mean a team of Windows कि आपको maybe Windows 19 बनानी है। तो अभी तो Windows 11 आने वाली है। लेट्स से आप Windows 19 बनाने के लिए, Windows 15 बनाने के लिए सिलेक्ट हो जाते हो Microsoft में, then you will again have to work with C and C++ only. There is no other way. आपके जो बैकएंड पे जितने भी प्रोग्रामिंग चल रही है वो C++ ही है। पाइथन तो ऊपर ऊपर का बस उन्होंने ज्वेलरी दी हुई है कोडिंग में कि ठीक है आप अपना बस वो थोड़ा बहुत कर लो। I'm sure Python is very powerful and I have done work with Python only in my PhD. PhD हो गई है मेरी Python के थ्रू, but I would still say if I want to do some fast coding, always I go for C++. तो सर जावा का क्या है? जावा इज अगेन, अब जावा और सी प्लस प्लस में ना एक कॉमन चीज ये है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। अब ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट आपको अगले सेमेस्टर में आएगा। सी में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट सी प्लस प्लस और जावा में ही हैं। तो मतलब इनकी सीक्वेंस यही है कि पहले सी आया, फिर सी प्लस प्लस आया, फिर जावा आया, फिर पाइथन आया। तो सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं। तो मतलब फॉर नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन सी, इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है। यस सर। अच्छा, इस कोड में कोई और डाउट है तो बताओ। मैंने ऑलरेडी आपको इतना तो बता दिया था दैट इफ आई हैव रिटर्न 0, इसका मतलब है कि मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज को बता रहा हूँ कि भाई मेरा काम हो गया सक्सेसफुली। ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे रिटर्न 0 नहीं लगाता तो क्या होगा बताओ। मैंने इसको कमेंट कर दिया, क्या ये नीचे ये वाली चीज नहीं आएगी? अब प्रोग्राम फिनिश विद एग्जिट कोड 0। हाँ जी बताओ, क्या ये आना बंद हो जाएगा? यस सर। रन करते हैं। दिस इज ए स्मार्ट कंपाइलर, वो स्टिल दे रहा है एग्जिट कोड 0। उसको पता है कि मेरा यहाँ पे कुछ भी रन करते हुए अंदर, अभी तो चलो सिर्फ एक ही लाइन थी, इस प्रोग्राम को, कंपाइलर को पता है कि मेरा कोई एरर नहीं आया, इसलिए उसने अपनी तरफ से एग्जिट कोड 0 दे दिया विंडोज को, अपने बैकएंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है। जनरली अगर आप यही सेम चीज करो, लेट्स से कहाँ पे है वो विंडो, आई हैव टू ओपन, ओके आई हैव टू ओपन देव C++। So if you come to Dev C++, if you put the same code here, I'm putting a new file. In fact, I will open this file. I have already done this thing, hello.c. अच्छा, एक और चीज, जब भी आप प्रोग्राम सेव करोगे always use .c as the extension. ठीक है, I have already mentioned that. तो जब भी आप सेव करोगे just make sure that your name is .c in the end, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है hello.c है लिखा हुआ। तो now let's say if I run this code, मुझे पहले फुल स्क्रीन ही आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी so that you can see the output window also. So now if I run this code, execute, compile and run. So this is my output, hello. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ return value of 0. This is successful completion. But now if I make this as a comment and now if I do the same thing, पहले control S करके save कर लो. Now exit, execute. So this is returning a value of 5. देखो मैंने वहां पर रिटर्न 0 नहीं किया था, पीछे कमेंट कर दिया, एंड यू कैन सी नाउ द आउटपुट इज दिस थिंग, रिटर्न वैल्यू 5, नॉन जीरो वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज ये सीखने वाली है, इट्स ए रूल, इट्स ए रूल दैट जब आप नॉन जीरो वैल्यू भेजोगे, अगर ये 0 नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू क्या होती है? माइनस में कुछ भी हो, -10, -3, -2, -1 और मे बी 1, 2, 3, 10 कुछ भी हो,
तो ये सारे नॉन जीरो वैल्यू हैं। जब भी आप नॉन जीरो वैल्यू भेजोगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा कि तुमने अभी रिसोर्सेज फ्री नहीं करे, तुम्हारा अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इट इज ए अनसक्सेसफुल कंप्लीशन अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे अगर एग्जिट कोड 0 नहीं आया, जो कि हमारा we have already seen that exit code 0 was not coming in our dev C++, 0 की बजाय कोई भी और नंबर आ जाए इसका मतलब एरर है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो तो इसका भला हो ऑनलाइन जीडीबी, दिस ऑनलाइन कंपाइलर इज नॉट गिविंग दिस एरर, बट अदरवाइज दिस इज काइंड ऑफ ए एरर। आपका आउटपुट जरूर आ रहा है, पीछे आपने देखा था वो हेलो लिख रहा था अपने कोड में, इट वाज गिविंग परफेक्टली फाइन hello as the output, but then it was sending a wrong message to the operating system on the backend because this number was non-zero. I hope I am clear in this. सर हाँ जी। सर ये डबल स्लैश का क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या होता है? मतलब जैसे उसमें तो देखा हमने 5 आ गया, लेकिन ये किस चीज के लिए होता है? देखो डबल स्लैश का मतलब है, अब पहली बात तो वहां 5 आया, वहां पे 5 ही नहीं आएगा, वहां पे कोई भी नंबर आ सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 मे बी 1000 कुछ भी आ जाए, बस नॉन जीरो वैल्यू आनी थी। वो रैंडमली 5 आ गई उस टाइम पे, वो कुछ और भी आ सकता है। सेकेंडली ये जो सिंगल मतलब हम ये कर रहे हैं डबल स्लैश, इसका मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। डबल स्लैश मीन्स सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है जी, मतलब अब ये प्रोग्राम का पार्ट जरूर है, आपको दिख रहा होगा कि दिस इज लाइन 1 ऑफ माई कोड, बट देन दिस इज ए कमेंट। अब ये मेरे खुद के लिए है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मे बी, यहाँ पे मैं लिख दूं stdio इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मतलब ये जो मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ बैठ के अपनी यहाँ पे, दिस थिंग is a comment according to my compiler. This it is not worrying about this thing. मेरे कोड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे क्या इंग्लिश मार रहा हूँ साइड पे बैठा। ठीक है, इट इज ओनली फॉर माई सेल्फ कि मैंने अपने लिए कुछ लिख लिया साइड पे अपने कोड को समझने के लिए। यहाँ पे मैं लिख लूंगा मेन फंक्शन हैज रिटर्न टाइप ऑफ इंटीजर। ठीक है जी, तो मतलब ये चीज अगर मैंने लिख ली तो ये मेरे प्रोग्राम को अब अगर मैं रन करूंगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाम आ रहा है सही आ रहा है, एग्जिट कोड 0 आ रहा है, बस ये एक मेरे लिए नोट्स बन रहे हैं। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ ए नोट फॉर मी, आई एम जस्ट राइटिंग कमेंट फॉर माई सेल्फ। दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। जब भी मुझे सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो आई कैन जस्ट सिंपली पुट 2 फॉरवर्ड स्लैशेस एंड गेट द वर्क डन। ठीक है जी, अब if I want to write multiple line comment, let's say I want to write multiple line comment, तो मैं डबल स्लैश नहीं डालूंगा, मैं सिंगल स्लैश के बाद एक स्टार डाल दूंगा। ठीक है, सिंगल स्लैश के बाद स्टार डाला तो मल्टीपल लाइन कमेंट तो हो गया, इसने इनफैक्ट मेरे पूरे के पूरे कोड को कमेंट कर दिया। आई हैव टू ऑल्सो स्टॉप इट कि भाई वो मल्टीपल लाइन कमेंट कर रहा है लेकिन उसको खत्म भी करना है तो स्टार स्लैश करना पड़ेगा। नाउ माई कोड इज बैक टू माई ओरिजिनल कलर, वाइट ऑरेंज रेड ग्रीन सारे कलर बन गए हैं वापस। इट्स जस्ट दैट फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट्स वी हैव टू यूज दिस फॉरवर्ड स्लैश विद स्टार। ठीक है जी, मल्टीपल लाइन कमेंट है, वी कैन कमेंट मल्टीपल थिंग्स। तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स करने हैं तो आप ऐसे करके कर लो, सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप ऐसे करके कर लो, हमारे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एनी अदर डाउट? कंपाइलिंग स्पीड पे फर्क आता है? कंपाइलिंग स्पीड पे नो, बिकॉज कंपाइलर तो इग्नोर मार देगा ना। कंपाइलर ने तो बस चुपचाप पतली गली से निकल लेना है यहाँ से, इसको दिखेगा कि अच्छा ये है डबल स्लैश है, चल इग्नोर मार आगे चल। सर अगर कर्ली ब्रेसेस के बाहर कोई फंक्शन लगाए तो वो नहीं होगा एग्जीक्यूट? आप कह रहे हो कि यहाँ पे मैं कुछ और फंक्शन लगा दूंगा अगर इंट सम ऐसे कुछ करके? नहीं सर, कर्ली ब्रेसेस के बाहर। कर्ली ब्रेसेस के बाद यहाँ पे ये? हाँ जी, इसके बाहर यानी कि कर्ली ब्रेसेस अच्छा के बाहर बाहर बाहर, हाँ। अरे यार बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, 1 सेकेंड। आप कह रहे हो कि इससे बाहर कोई और फंक्शन भी लगाना है तो यस यू कैन डू दिस, ये बल्कि इट इज ए डिफरेंट चैप्टर फॉर यू कि आप अलग से अपना कुछ एक फंक्शन बना लो विच इज आउटसाइड द मेन फंक्शन एंड देन यू कैन गेट द वर्क डन फ्रॉम इट। अब जैसे अब मैं ये अच्छा हुआ ये बात हो गई है डिस्कस, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि करना क्या है। मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ अपनी तरफ से ताकि आपको डर ना लगे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ,
मैंने एक फंक्शन बनाया। अब इस चीज को फंक्शन बोलते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी ये राउंड ब्रैकेट आएगा इसका मतलब फंक्शन है। मेन एक फंक्शन था, प्रिंटफ एक फंक्शन था, ऐसे ही सम भी एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन का मतलब है कि कुछ काम करवाने के लिए बस एक हमने उसको काम को तोड़ के दो पार्ट्स में कर दिया, रेदर देन पुटिंग एवरीथिंग इन द सिंगल फंक्शन। और ये इसलिए भी करवा सकते हैं क्योंकि आगे जाके ना हम एक टॉपिक पढ़ेंगे लूप्स का, मतलब 1 to 100। अगर मुझे 100 बार कुछ ऐड करवाना है तो मैं 100 बार थोड़ी यहाँ पे a+b लिखता फिरूंगा, पागल हो जाऊंगा। तो उसको आसान करने के लिए व्हाट वी डू इज वी मेक वन स्मॉल फंक्शन, और हम उसको एक लूप में या फिर हम किसी तरीके उसको 100 बार रन कर देंगे बिना उसको 100 बार लिखे। एक ही लाइन में लिख के काम खत्म हो जाएगा कि वो 100 बार चल रहा है बैक एंड पे। ठीक है, इसलिए हम एक अलग से फंक्शन बना रहे हैं अभी के लिए। इसमें और इसमें एक सिमिलरिटी ये है that both of these are functions। ठीक है, थोड़ा सा डरना नहीं है, डर लगेगा तो पूछ सकते हो। देखो पहली बात तो इन दोनों का रिटर्न टाइप इंट है। ठीक है, इंट का मतलब जो रिटर्न करेंगे इंटीजर रिटर्न करेंगे। इस केस में इसने रिटर्न 0 किया था, कहाँ पे किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम को किया था। ये रिटर्न कर रहा है a+b, ये रिटर्न कर रहा है सम को, जो इसको मिला यहाँ पे a और b, उन दोनों को उसने जोड़ के रिटर्न कर दिया। कहाँ पे, जहां पे इसको बुलाया जाएगा। अब इसको बुलाएंगे कहाँ पे, उसका एक थोड़ा सा इंतजाम कर देते हैं। व्हाट वी डू इज, व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट हियर printf। printf में सम इज लिखा मैंने, एक %d होता है, इसके ऊपर भी आता हूँ एक सेकंड में। बट आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन। अब देखो यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसका नाम है सम, और सम के अंदर दो चाहिए इंटीजर। इंटीजर मतलब पॉइंट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, सिंपल नंबर होना चाहिए। सपोज मैंने 1,2 लिखा, अब मैं इसको रन करूं, अगर सम 1 2 ये मैंने रन किया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट व्हेनेवर माय कंपाइलर स्टार्ट्स द प्रोग्रामिंग, वो कंपाइलर जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेगा वो भाई साहब क्या करेंगे, चाहे आपका 1000 लाइन का कोड है, वो पूरे कोड को ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स मतलब ऊपर से नीचे तक देखेगा वो बंदा, कंपाइलर है जो अपना। वो कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पे आके फंस जाएगा कि यार मुझे तो मेन से ही काम शुरू करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऊपर ये एक फंक्शन है या फिर मेरे ऊपर 1 से लेके 100 तक फंक्शन है, चाहे इससे पहले 100 फंक्शन है। अगर 101वें फंक्शन मेरा मेन है तो वो मेरा कंपाइलर 101वें फंक्शन से ही शुरू करेगा, क्योंकि उसका एक रूल है। देयर इज ए वेरी वेरी बेसिक रूल दैट यू हैव टू कंपाइल एज ए कंपाइलर। वो कंपाइलर का फंक्शन है कि वो मेन को ढूंढेगा और मेन को स्टार्ट करेगा रन करना। वो मेन के अंदर आएगा, मेन के अंदर मतलब इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, उसको सबसे पहली लाइन मिली प्रिंट एफ सम इज दिस। अब मैंने यहाँ पे पीछे बताया दैट व्हेन वी से दैट प्रिंट एफ आई राइट हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड तो उसने एज इट इज प्रिंट करवा दिया। ठीक है, नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज हाँ ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड जो है वो मेरा इस डबल कोट्स में है। ठीक है, ये डबल कोट्स हैं ये वाले, तो जो ये डबल कोट्स हैं वो चीज अब यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसका मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि यार जो भी डबल कोट्स में होगा दैट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। अब इस केस में एज इट इज क्या प्रिंट होगा, इफ यू टॉक अबाउट दीज डबल कोट्स, एज इट इज क्या प्रिंट होगा, सम आ जाएगा एज इट इज भी प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। इतना तो क्लियर है कि ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस %d? %d का मतलब है that it is expecting integer as a guest। %d here means integer as a guest is expected। ठीक है, अब ये आपने एग्जाम में नहीं लिखना कि यहाँ पे गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, ये कोई मेहमान नहीं है। जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस, इसके आपको समझ में आ जाए, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ठीक है मैंने डबल कोट्स में जो भी था उसको प्रिंट करवाना था। ठीक है, तो डबल कोट्स वाली चीज, अब डबल कोट्स तो नहीं आएंगे यहाँ पे, बट देन इट इज एक्सपेक्टिंग सम इंटीजर हेयर, और वो इंटीजर इसको मिलेगा कहाँ से, उसको मिलेगा इंटीजर यहाँ से, जो भी यहाँ पे पड़ा होगा। अब वो चीज यहाँ पे A B C D कुछ भी पड़ा हो सकता था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं बोलूँ कि C इज इक्वल टू A+B। मैंने एज इट इज पूरे का पूरा फंक्शन ही यहाँ पे दे डाला, और जो भी इसको यहाँ से वैल्यू रिटर्न होके आएगी, क्योंकि देखो ये फंक्शन मैंने लिखा यहाँ पे sum12 का मतलब है कि भाई ऊपर जा, इन दोनों भाई साहब को 1 और 2 दे और रिटर्न में 3 लेके आ। तो जो रिटर्न 3 में आया वो 3 यहाँ से मेरा इस %d को मिलेगा। मैं दोबारा से समझाता हूँ। लेट्स से आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, इसको फंक्शन कॉल कहते हैं। इसको बहुत डिटेल में हम बहुत डिटेल में क्लास में भी पढ़ेंगे, आपको सर पढ़ाया जाएगा। यस सर हमने a को वैल्यू तो दी नहीं 1।
सुनो, कंसेप्ट है एक छोटा सा, इसको ना हम वैसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब ये फंक्शन कॉल हो रही है, ये जो हम लिख रहे हैं ना सम 1,2, ये इसको फंक्शन कॉल कहते हैं। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, क्यों? हम 1 और 2 एज इट इज पास कर रहे हैं, इसमें हमने वैल्यू डाली 1 और 2। अब बिकॉज मैंने यहाँ पे 1 और 2 डाला, ये भाई साहब ने मैच करवाया इसका नाम। अब क्या होगा, जो मेरा कंपाइलर होगा ना, जो भाई साहब यहाँ पे घूम रहे थे प्रिंटफ के अंदर, उस कंपाइलर को दिखेगा कि अच्छा ये सम है, अच्छा यहाँ पे एक फंक्शन है, इसका मतलब मुझे ऊपर नीचे जाके देखना पड़ेगा, ऊपर से नीचे कोड में जाके स्कैन मारना पड़ेगा कि इस नाम का फंक्शन कहाँ पे है। तो वो ढूंढेगा, वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके उसको मिल जाएगा, अच्छा ये सम पड़ा था, ये फंक्शन है। मतलब वो मैच करेगा कि अच्छा ये सम था, तो सम सम तो मैच हो गया। अब अंतर भी मैच करेगा, ये थोड़ा सा एडवांस हो रहा है बट थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ। वो अंतर भी मैच करेगा कि अच्छा 2 नंबर है मेरे पास, क्या यहाँ भी 2 नंबर हैं? यस, यहाँ पे भी 2 नंबर हैं। तो अच्छा तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम ये वाले 1 को ए को दे देते हैं, ये वाले 2 को हम इसको दे देते हैं, इससे काम करवा के रिटर्न करवा देते हैं। समझ में आया हो क्या रहा है? आपने बोला कि ए को 1 नहीं दिया, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बिकॉज जो हमारा कंपाइलर है, इट इज वर्किंग कि उसको यहाँ से कुछ नंबर, मतलब उसने, अब कंपाइलर ने इसका रिजल्ट निकालना है। इस रिजल्ट के लिए वो 1 को लेके जाएगा ए के पास, 2 को लेके जाएगा बी के पास, और उसको यहाँ से रिटर्न में क्या मिलेगा अंदर जाके, क्योंकि अब उसने अंदर यूज भी तो करना है उसको ए बी को, रिटर्न ए प्लस बी। तो यहाँ से उसको 3 मिला, उस 3 को वो यहाँ वापस लेके आया, इसने ऊपर भेजा था और वो 3 लेके आया, और वो 3 इसको जाके सबमिट कर देगा कि चल ठीक है यार, तू ये वाली जगह ले ले और यहाँ पे 3 ले ले। तो आउटपुट विल बी सम इज कॉलन 3। जैसे जैसे स्पेसिस थे वैसे वैसे स्पेसिस आएंगे, कॉलन के बाद भी स्पेस है, सम इसके बीच में भी स्पेस है, बट देन दिस परसेंट डी इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सम ऑफ दिस, जो सम मुझे ऊपर से वापस आके मिला है 3। तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा, इट विल गिव मी द आउटपुट इज सम इज 3। यहाँ पे नीचे देखो सम इज 3 लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा ये एडवांस हो गया, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। चलो आ गया समझ। गुलिका अग्रवाल हैज रेज्ड हैंड। हाँ जी बताओ, व्हाट्स द डाउट? जो हम सेल्फ डिक्लेरेशन वाले फंक्शंस करते हैं वो जरूरी है कि 1 लाइन होने चाहिए? मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि इंट a कॉमा b पहले डिफाइन करते हैं और फिर इंट सम a कॉमा b करते हैं सिर्फ? हाँ कर सकते हैं, मतलब मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे आपने बोला कि मैं क्या करूँ, इंट a कॉमा b करूँ, और यहाँ पे आप यही कह रहे हो कि a को मैं 1 दे दूँ यहाँ पे, फिर b को दे दूँ यहाँ पे कुछ वैल्यू, और मैं यहाँ पे फिर a प्लस b यहाँ पे लिख दूँ। आप ये कह रहे हो कि कुछ और बोला था आपने? सर ब्रैकेट के बाहर चेंज कर सकते हैं, जो आपने जहाँ पे फंक्शन जहाँ पे डिफाइन किया है, देखो मतलब मैं इंट मेन जैसा जो फंक्शन आपने डिफाइन किया था इंट सम। सुनो सुनो, वो भी कर सकते हैं, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। मतलब ये ना बहुत सारे कंसेप्ट बीच में आ गए हैं। अब देखो, एक्चुअली आपको ना क्लास में करवाया होगा, ये वेरिएबल होता है। अब इसकी मैं थोड़ी पहले चर्चा कर दूं, फिर मैं इसको थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा है। इंट ए कॉमा बी, इसका मतलब ये है कि मुझे देखो काम करवाना था। मेरा काम क्या था कि मुझे सम चाहिए था, किन का चाहिए था? 2 जनों का चाहिए था। तो मैंने क्या किया, चल ठीक है यार 2 ले लेते हैं। तो मैंने इंट ए कॉमा बी लिया। इंट ए कॉमा बी का मतलब है कि मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, उन दोनों का जो टाइप है वो इंट है। अब तुम्हें क्लास में बताया होगा कि इंट भी होता है, फ्लोट भी होता है, कैर भी होता है। ये सब दिखा के आपको डराया गया होगा या आप डर गए होगे? बताओ, यही हुआ था? यस है ना? डरना नहीं है, देखो बहुत आसान है। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। करना क्या है, जो इंट है इसको याद रखना है कि इसका जो साइज है वो 4 बाइट्स का है। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत छोटी सी चीज डिस्कस करनी है। 1 बाइट का साइज बताओ क्या होता है? हाउ मेनी बिट्स? 1024 8 बिट 8 होती हैं यार। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, यही होता है कि कुछ और होता है? बताओ। यही यही होता सर। है। यही होता है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। अब देखो, इसका मतलब ये कि अगर मुझे लिखना है 1 KB, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 1024, और आई कैन से 2^10। यही होता है। यस सर 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कर लो, वो 1024 ही आएगा। सिमिलरली 1 KB के बाद क्या होता है? 1 MB। 1 MB के बाद क्या होता है? 1 GB। फिर होता है 1 TB। फिर होता है 1 PB। अब 1 PB के आगे नहीं जाऊंगा। इसका मतलब यही है कि 1024 KB मिलके 1 MB बनाते हैं,
1024 मतलब 2^10 MB मिलके 1 GB बनाते हैं, 2^10 GB मिलके 1 टेराबाइट बनाते हैं, और 2^10 टेराबाइट मिलके 1 पेटाबाइट, इसको पेटाबाइट बोलते हैं, PETABYTE, तो इसको पेटाबाइट बोलते हैं। 1 PB इज इक्वल टू 1024 TB। ठीक है, अब देखो यार, हमारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी मेमोरीज पड़ी हैं, और बैक एंड पे तुम्हारे लैपटॉप में भी 8 GB या फिर 16 GB रैम होगी, सबके पास होगी, आई एम श्योर, अगर किसी के पास लैपटॉप है। इवन आजकल तो फोन में भी 8 GB रैम, 6 GB रैम इतनी होती है, यस सर। GB। ठीक है, तो इंट का साइज क्या है, ये बहुत छोटा बेचारा 4 बाइट्स का बच्चा है, छोटा सा। ठीक है, इसको देखो कि ये 4 बाइट्स का छोटा सा एक टाइप है, मतलब हमने बहुत छोटा सा एक नंबर लिया है इंट, इंट का साइज है 4 बाइट्स, और वो 4 बाइट्स के हमने 2 कॉपी लिए हैं, ए और बी, मतलब मेरे मेरे को सिर्फ 8 बाइट्स की जगह चाहिए, 8 बाइट कुछ भी नहीं होते यार, ए बी दोनों मिलके बेचारे 8 बाइट की जगह ले रहे हैं, बहुत शरीफ बच्चे हैं दोनों। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ए को 1 दे दिया, बी को 2 दे दिया। अब इसमें ना एक कंसेप्ट आता है डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग। एक कंसेप्ट होता है डिक्लेरेशन, एक कंसेप्ट होता है डेफिनेशन। डिक्लेरेशन का मतलब है कि हमने सिर्फ डिक्लेयर करा कि मेरी मेरी इंटेंशन है कि मैं इंट ए और बी दो जनों को यूज करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाली लाइन काट दूं और यहाँ पे मैं बी काट के लिख दूं 3, ठीक है, या फिर 2 लिख दूं, आंसर तो फिर भी सेम ही आएगा, 1+2 वाला, यस और नो, यस सर। है ना। Yes. Yes, sir. तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इंटेंशन बताया था, सिर्फ डिक्लेयर किया था, मतलब इंट ए बी सिर्फ लिखा है, इसका मतलब हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेशन करी है। ठीक है, डिक्लेरेशन का मतलब है वी आर जस्ट डिक्लेयरिंग कि भाई मैं ऐसा कुछ आगे जाके यूज करना चाहता हूँ, डिक्लेयर करा है कि हमने हाँ जी आगे जाके यूज करना है, करो ना करो वो बात की बातें हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ए इक्वल टू 1 करा, ए इक्वल टू 1 मेरा बैकएंड पे रैम में उसको क्या होगा, रैम में जगह मिलेगी, रैम में उसको बेचारे को शरण मिल जाएगी, ए वाले को। कितनी देर कितनी जगह घेरेगा ये, क्योंकि ये इंटीजर था तो ये सिर्फ 4 बाइट्स लेगा, उस रैम में उसको जो जगह मिली वो उस जगह में से सिर्फ 4 बाइट्स को ही यूज करेगा, वो चाहे रैम फिर 8 GB के चाहे 16 GB के, डजेंट मैटर, उसको सिर्फ 4 बाइट चाहिए ए को। तो जब इसको ए इक्वल टू 1 करना था, अब क्योंकि इसके पास कोई बंदा आ गया, अब उसने बिठाना अपने अपने उसको जगह देनी है, तो उसको 1 रखने के लिए रैम में जगह लेनी पड़ी। तो उस रैम में जब उसने जगह ली और उसको उसने 1 दिया, जब उसको यहाँ पे जाके बिठाया, इस बिठाने को हम कहते हैं डेफिनेशन। डिफाइन करने का मतलब है दैट इट हैज गॉट द प्लेस इन रैम ऑन द बैक एंड, और इस मोमेंट पे हम बोलेंगे कि हाँ इसने 4 बाइट्स जगह ले ली है, 4 बाइट्स की जगह घेरी है इसने रैम में। यहाँ पे जब मैंने बोला इंट ए कोमा बी, यहाँ पे तो सिर्फ इतना इंटेंशन दिया था कि यार मैं आगे जाके शायद इन दोनों को यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे अगर तुम्हें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, अगर तुम्हें कोड आ जाए पेपर में कि भाई इंट मेन, और यहाँ पे इस कोड के अंदर लिखा हुआ है इंट ए कोमा बी, और बोलें कि अच्छा ये बताओ ये प्रोग्राम कितनी जगह घेर रहा है, तो ये 0 बाइट घेर रहा है, 0 बाइट्स घेरेगा ये, इसका साइज 0 बाइट है। क्यों? क्योंकि तुमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी ए बी को, बस तुमने ये बोला कि मैं इंट और ए और बी दोनों को यूज करूंगा, पर यूज तो करा नहीं, यूज नहीं करा तो रैम में जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली तो फिर उसका 4 बाइट यूज नहीं हुआ, इसका मतलब साइज इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ए को 1 करा तो मेरे रैम में उसको ए की जगह मिली, इसमें उसने 1 रखा। ठीक है, सिमिलरली बी को 2 करा, जब ये किया उसी टाइम इसको यहाँ पे बी की जगह पे 2 मिला। ठीक है जी, अब ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 मैंने इन दोनों को डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंटफ कर रहा हूँ ए प्लस बी, मतलब क्या, ए को बुलाया जाएगा, रैम से बुलावा आएगा, और बी से बुलावा आएगा यहाँ पे, तो ये 1 और 2 को रैम में से मंगवाएंगे और फिर उसका सम करेंगे, और फिर उस सम को जब उसको 1+2 मिल जाएगा, उस सम को यहाँ पे भेज देंगे कि चल ठीक है यार जाके चिपक जा वहां पे %d की जगह पे। तो %d का मतलब क्या होता है या %f का मतलब क्या होता है, आई एम कमिंग टू दिस नाउ। अब देखो यहाँ पे मैंने यूज किया %d, %d का मतलब है दैट आई वांट टू गेट ए इंटीजर नंबर प्रिंटेड हेयर। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरा एक इंटीजर आया था 1+2 का, उसने यहाँ पे जगह घेर ली, तो बिकॉज माई सम इज ए इंटीजर इसलिए यहाँ पे %d आया। लेकिन सपोज
वन थिंग, अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती करी हुई है। अगर इस कोड को मैं रन करूंगा, यहाँ पे एरर आएगा। क्या आएगा कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं यूज करा, कॉमा यूज करा है। रन करके एरर दिखाता हूँ। अब इसने क्या बोला, अरे यार ये कॉमा क्यों चल गया, यहाँ पे तो एरर आना चाहिए था कॉमा की जगह पे, इसने तो आउटपुट ही दे दी। गलत है ये, मतलब इसका कंपाइलर की ये गलती है, बट यहाँ पे सेमीकोलन ही आएगा। सी में तो सिर्फ और सिर्फ सेमीकोलन ही आता है। अब देखो ये एक रूल है कि जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं उस फंक्शन के अंदर, उसके एंड में सेमीकोलन आएगा हर लाइन के बाद, पांचों लाइन के एंड में सेमीकोलन आपको दिख रहा है। बट नाउ लेट मी कम टू फ्लोट। लेट्स से मुझे करना है फ्लोट ए बी, सर ठीक एक है जी। डाउट है हाँ बोलो। सर, जैसे अगर हमने अभी a प्लस बी की जगह एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा int c और c को वैल्यू दे दी a प्लस बी, हाँ तो क्या तब भी हमें परसेंटेज d लगाना पड़ेगा क्योंकि यस यस c यस को यस। तो हम डिक्लेयर कर चुके हैं int? हाँ जी, देखो ऐसा है, अगर आप यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस बी भी कर लोगे ना, तो भी आपको परसेंट डी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा उस केस में क्या होता, सी भी तो इंटीजर ही होता, ठीक है। तो सर वही था सर, इंटीजर तो है ही, तो परसेंटेज d पे क्यों लिखना है? यार परसेंट डी का मतलब ये है कि प्लीज एक्सपेक्ट इंटीजर जो आएगा, मतलब जो कैलकुलेशन हो रही है उसको एज ए इंटीजर प्रिंट करवाओ। मतलब ये एक सिंबल है बताने का कि मुझे एक इंटीजर आउटपुट चाहिए, एज ए इंटीजर आउटपुट आनी चाहिए। अब देखो, अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे, एक तो पहले इसको रन करके दिखाता हूँ कि ये हमारा कोड चल रहा है। हाँ चल रहा है, सम इज 3। लेकिन अब यहाँ पे अब मैं एक छोटा सा पंगा डालने वाला हूँ। पंगा ये करूंगा मैं, लेट्स से फ्लोट कर देते हैं इसको, फ्लोट एबीसी। इसको करते हैं 1.5, इसको करते हैं 2.7, सी इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन अब मैंने यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सपोज यहाँ पे परसेंट एफ नहीं डाला। देखो जैसे इंटीजर के लिए परसेंट डी था, फ्लोट के लिए यहाँ पे टेक्निकली परसेंट एफ होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस, यहाँ पे एफ आना चाहिए। अगर एफ आएगा तो ये बहुत प्यार से आंसर दे देगा हमें 4.2। ठीक है, इसने ऐड किया दोनों को, 1.5 और 2.7 को, और आउटपुट दे दिया 4.2। बट नाउ इफ आई राइट हियर परसेंट डी, what will be the output? Can anyone tell me? 4 B. एरर आ गया। क्यों आ गया बताओ? क्योंकि सर फ्लोट के क्योंकि लिए वो एक्सपेक्ट परसेंटेज इंटीजर करा था लेकिन आया फ्लोट। देखो रॉन्ग फॉर्मेट है, सिंपल सी बात है। मेरा यहाँ पे फ्लोट था, फ्लोट मतलब डबल, ठीक है। डबल और फ्लोट भाई भाई होते हैं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बट सी इज माई फ्लोट एंड परसेंट डी मीन्स एक्सपेक्ट इंटीजर, बट आई एम सेंडिंग ए फ्लोट, ठीक है। डबल सेंड कर रहे हैं हम, फ्लोट सेंड कर रहे हैं, इंटरचेंजेबली मैं यूज कर रहा हूँ इस चीज को। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैंने यहाँ पे रख दिया कि मैं फ्लोट भेजूंगा, ठीक है, मतलब भेज मैं फ्लोट रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्लीज एक्सपेक्ट इंटीजर, वो बोलेगा यार ये तो बंदा ही टेढ़ा है, मतलब ये तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये वो आया ही नहीं, तो इसलिए उसने एरर दे दिया था। इसलिए अब ये आंसर आ गया, ठीक है। अब मेरे को एक और बात बताओ, लेट्स से इफ आई डू दिस थिंग कि मैं, हाँ जी कोई पूछ रहा है कुछ? Sir, अगर हम if we don't write percentage D or percentage F, then it would be an error or एरर आएगा, यस। क्यों? क्योंकि फिर इस कॉमा सी का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब तक तुम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे तो एक्स्ट्रा क्यों कुछ कुछ देना, ठीक है ना। तो लेट्स डू वन थिंग। पहले तो डिक्लेयर कर दिया ना कि वो कौन सी टाइप है, फ्लोट है या इंटीजर है, तो आंसर। देखो यार मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से समझो, जो मेरे डबल कोट्स के अंदर है ना, प्रिंट उसने सिर्फ वही करना है, ठीक है। अब इसके अंदर तुम डाल दोगे कि यार इसको भी करवा दो प्रिंट साथ में, तो वो करवा देगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर सपोज तुमने परसेंट डी ना लिखा होता है यहाँ पे, तो ये एरर आ गया था अपना। वो कह रहा है कि टू मेनी आर्गुमेंट्स। टू मेनी आर्गुमेंट्स का मतलब है, अब इस चीज को ना देखो, मैं एक और यहाँ पे चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। व्हेन आई से दैट आई एम यूजिंग ए फंक्शन, फिर वो चाहे मेन है, फिर वो चाहे प्रिंटफ है, फंक्शन के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं कॉमा डाल के, वो सारे आर्गुमेंट्स हैं। दिस इज आर्गुमेंट 1, ठीक है। सेकंड वन इज माय आर्गुमेंट 2, थर्ड वन इज माय आर्गुमेंट 3, ठीक है। आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3। नाउ इफ यू आर सेइंग कि भाई परसेंट डी को एक्सपेक्ट करो, मैं कह रहा हूँ करो, तब तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि चल ठीक है एक फालतू आर्गुमेंट डाल देते हैं इसमें, क्योंकि उसने जाके जगह लेनी है उसकी। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये मेरा डबल कोट्स के अंदर वाला, दिस कॉमा से पहले पहले वाला, दिस इज माय आर्गुमेंट 1,
ठीक है, एंड कॉमा के बाद एक और है यहाँ पे, ये है मेरा आर्ग्यूमेंट 2। तो अगर मैं यहाँ पे %d हटा दूं, आपने बोला इसको हटा दो, फिर क्या होगा, पंगा ये होएगा कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि आर्गुमेंट 2 आना चाहिए, फिर तो वो सम इज के साथ काम चला देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं सिर्फ सम इज करूंगा, इसमें कोई पंगा नहीं है, उसने सम इज प्रिंट करवा दिया, इसको कोई इशू नहीं आया, कोई एरर नहीं दिया। पर मैंने यहाँ पे कॉमा डाल के सी डाल दिया, अब ये देखेगा कि यार कॉमा तो इसमें एक है, अगर कॉमा एक है इसका मतलब आर्ग्यूमेंट मेरे दो हैं, ऑब्वियसली दो आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करने के लिए एक कॉमा चाहिए। तो अब ये एक्सपेक्ट करेगा, मतलब इसके अंदर ये एक्सपेक्ट करेगा कि अच्छा कुछ नहीं था %d, इसका मतलब मैं अकेला हूँ, बट बाहर एक फालतू बंदा बैठा है, तो इसलिए इसने एरर दिया। एरर क्या दिया, टू मेनी आर्गुमेंट्स। ये देखो टू मेनी आर्गुमेंट्स, व्हाई, बिकॉज वो सम इज, ये वाले कोड्स के अंदर कोई परसेंट वाला %d, %f, %c कुछ भी नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि मुझे फालतू में एक कॉमे के साथ एक और बंदे को संभालना पड़ेगा। यस और नो? थोड़ा सा अगर आर्गुमेंट सही है तो कॉमा सी हटा के नया प्रिंट एफ लगा दो और उसमें सी डाल दे तो आप ये कह रहे हो, Instead of writing this sum is, if we just write C, then won't it give the output? यू आर सेइंग कि मैं सीधा सी लिख दूं हाँ और जी sir. सम इज छोड़ दूं, एरर है। व्हाई, बिकॉज एक बेसिक सा रूल है प्रिंटफ का कि उसको डबल कोट्स चाहिए ही चाहिए, वो बेचारा छोटा बच्चा वो रोने लग जाता है अगर उसको डबल कोट्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, डबल कोट्स दिखेंगे तभी वो कुछ प्रिंट करेगा, अब वो चाहे खाली है तो वो खाली प्रिंट कर देगा, अगर डबल कोट्स के अंदर कुछ होएगा, अब ये तो खाली आ गया सामने, बट अगर सपोज मैंने इसके अंदर लिखा होता सम इज परसेंट, अब सम इज भी छोड़ो, हम सीधा लिखते हैं %d, प्लीज एक्सपेक्ट वन इंटीजर टू कम, और c होना चाहिए, ये c उसकी जगह ले लेगा, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 4। अच्छा एक बात बताओ, इस कोड में रन करके एरर क्यों नहीं आया? फ्लोट था a और b, 1.5 प्लस 2.5 किया, उसने उसने आंसर भी बिल्कुल ठीक दे दिया 4। हाँ जी, So sir, complete. Integer है। इंटीजर है, c है इंटीजर। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको कर, सर टेक्निकली तो एरर आना चाहिए। टेक्निकली एरर आना चाहिए, यस और नो? एरर पता है कैसे आएगा, ये तो बाय चांस है कि ये एरर नहीं आया, पर इसमें एरर आया है, एक छोटा सा एरर ये आया है कि ये तो चलो राउंड ऑफ हो गया, वो 2.5 1.5 मिलके 4 बन गया, पर अगर मैं 2.8 और 1.5 को ऐड करूंगा, आंसर कितना आना चाहिए, 4.3। यस और नो? एरर आ जाएगा उसकी वजह से। एरर नहीं आएगा, वो ट्रंकेट कर देगा पॉइंट के बाद वाली चीज को। सर पर हमने सी को इंट लिया है, तो वैसे भी आंसर में %d डालने से तो एरर नहीं आएगा। हाँ एरर नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक, पर आंसर तो गलत हो गया ना, a प्लस बी तो मेरा 4.3 की बजाय 4 ही दे रहा है, ये देखो। यस सर। यार क्योंकि वो सी हमने इंट लिया। हाँ क्योंकि वो इंट सी, हमने इंट सी हाँ, करा हमने है, तो उसने डेसिमल पे राउंड ऑफ कर दिया। डेसिमल को उसने राउंड ऑफ कर दिया, उड़ा दिया। राउंड ऑफ भी क्या, अगर उसको वो सपोज यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, राउंड ऑफ कर बोलना भी गलत है, 1.9 और 2.8 सम कितना होना चाहिए, 4.7। यस सर। राउंड ऑफ करके तो 5 हो जाएगा, पर आंसर फिर भी 4 आ रहा है। तो तो मतलब डेसिमल को पूरा इग्नोर कर हाँ दिया। इग्नोर ही मार दिया उसने, ट्रंकेट कर दिया, इसको ट्रंकेट बोलते हैं। ठीक है, उसने ट्रंकेट कर दिया उसको पॉइंट के बाद वाली चीज को। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे सी को भी फ्लोट ही ले लेता, कॉमा सी, बट नाउ मेरा जो आउटपुट है %f करके मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो इट इज गिविंग मी दिस आउटपुट 4.7, बिल्कुल ठीक आ रहा है, पर ये फालतू के 5 0 दे रहा है, क्यों? एनी आइडिया? सर क्योंकि फ्लोट का 6 डेसिमल प्लेसेस होता है। स्पेस को फुल करने के लिए। हाँ क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट 6 डेसिमल प्लेसेस तक का होता है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर सिर्फ 4.7 आए, तो मैं एक बहुत छोटा सा काम करूंगा, 2.1 हाँ परसेंट और f के अंदर 0.1 डाल दूंगा। ठीक है, 0.1 का मतलब है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट चाहिए, तो वो 4.7 देगा आउटपुट में। आप देखो यहाँ पे आउटपुट आया 4.7, अब वो फालतू के जीरो सारे हट गए हैं। अगर आपको 2 चाहिए तो आप 2f डाल दो, तो आपको वो 4.70 दे देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैं यहाँ पे 0.0f कर दूं फिर क्या होगा? 0 डेसिमल प्लेसेस। यस तो इसमें वो ट्रंकेट फिर से कर देगा, पॉइंट वाला सारा उड़ा दिया उसने, परवाह नहीं मारी। इनफैक्ट इसमें तो इसने वो राउंड ऑफ भी अच्छे से करा है कि ऊपर ही ले गया।
इस केस में ये राउंड ऑफ कर रहा है, इस केस में एक्चुअल राउंड ऑफ कर रहा है, इसमें ट्रंकेशन नहीं हो रही। 0.0f लगाने का मतलब है राउंड ऑफ करना, नॉट ट्रंकेट। समझ आया जी? यस सर। ओके यस चलो ये सब तो हो गया। अब फटाफट से आप लोगों को एक और चीज दिखा देते हैं। हाँ जी, आज जो सोनल लेक्चर में कुछ परसेंटेज ये मतलब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के लिए परसेंटेज 4 पॉइंट समथिंग लिखवाया था, पता नहीं क्यों। 4 पॉइंट हाँ सर 2 मैंने ऐसे कहा था कुछ। कि अगर आपको क्या वो टोटल 4 बिफोर डिजिट चाहिए बिफोर डेसिमल के लिए लाइक एक्सक्लूडिंग द डेसिमल, उसके लिए। और डेसिमल के बाद अच्छा तो उससे सब मैंने अब कहा था देखो कि अरे टोटल सुनो में 4 और पॉइंट के बाद 2। सुनो सुनो सुनो, अब देखो अब देखते हैं कि ये 2.2 अगर मैं करता हूं तो मेरी आउटपुट क्या आती है। ठीक है, आंसर मेरा 4.7 समथिंग था, पर अब मैंने किया 2.2f। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। सो ये एरर होगा एरर तो नहीं आया यार। सर। 2.2 का तो मतलब हो गया अभी टोटल 2 डिजिट्स हो, और 0.2 का मतलब डेसिमल के बाद 2 हो। एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे 12.8 कर देता हूँ। अब देखते हैं, या फिर मैं इसको कर दूं थोड़ा सा 3D पे ले जाएंगे गेम को, 3D पे ले जाते हैं। 99 + 12 कर लेते हैं। अब देखते हैं, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार यहाँ पे तो। 2.2 का मतलब ये तो 112 बिल्कुल ठीक दे रहा है। फिर एक कंपाइलर का भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, कंपाइलर का तब प्रॉब्लम हो एरर सकता आ है। लेकिन सर भी यही कंपाइलर यूज कर रहे थे शायद। यस हाँ जी। तब एरर आ रहा था। चलो ऐसे करते हैं, आप अपने एंड पे एक बार उस कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइज करो, और फिर मैं अगली लैब में इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है? ओके हाँ सर, आप वो ट्रंकेट वाला और राउंड ऑफ वाला एक और बार समझा सकते हैं, लाइक जो हाँ 0.0 है। यस यस यस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स से आई वांट टू डू 2.8 + 1 ये 1.9। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, एंड इफ आई एम राइटिंग यहाँ पे %d। ठीक है, बिकॉज आई वांट कि भाई मेरा इंट सी हो, मतलब जो मेरा सम हो रहा है वो इंटीजर में आ रहा है। इंटीजर के टाइम पे वो ट्रंकेट करेगा। यहाँ पे इसने 4 लिया एज ए आउटपुट, यस और नो। लेकिन अगर मैं इसको इंटीजर ना बोल के मैं इसको फ्लोट ही रखूं, और फ्लोट रख के मैं यहाँ पे बोलूं 0.0f, कि मुझे पॉइंट के बाद कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे को इतना करके दे दो कि फ्लोटिंग नंबर है पर पॉइंट के बाद कुछ नहीं चाहिए, वो 0.1 नहीं 0.2 नहीं कुछ नहीं। अब इसको तुम ऐड करोगे तो यहाँ पे ये राउंड ऑफ कर रहा है। अगर हमने उसकी डेटा टाइप फ्लोट ही रखी है और हम कह रहे हैं कि मुझे पॉइंट के बाद कुछ नहीं चाहिए, तो वो राउंड ऑफ कर देगा। अगर मेरे पास वो इंटीजर होता तो इंटीजर में तो वो सम के टाइम पे उसने ट्रंकेट कर दिया था, तो यहाँ पे तो वो ट्रंकेट वाला ही शो होना था। ठीक है जी, समझ आ गया? हाँ यस जी सर। सर। ओके यस ओके ओके। सो नाउ आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग। लेट्स गो टू द असाइनमेंट नंबर 1 which you So should do। one more doubt. हाँ जी, So what's the significance of scanf? वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं स्कैनएफ पे ही पहले आ जाता हूँ। हम यहाँ पे स्कैनएफ की गेम खेलते हैं पहले। ठीक है, मैंने सारा उड़ा दिया, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। रिमूविंग दिस comment also, फालतू की भीड़ करी है। So let's talk about scanf. Let's say I want to make a program to find area of a circle। ठीक है, मुझे area of circle का प्रोग्राम बनाना है, तो what should I do? मेरे को एक पाई चाहिए, एक r चाहिए, और पाई r स्क्वायर करके मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली माई पाई इज ए फिक्स नंबर, सो मैं इसको नंबर देता हूँ 3.142। ठीक है, चलो 6 तक देते हैं, मेरे को याद है। तो 3.142,857 22/7 इतना होता है। नाउ इफ आई वांट टू गेट रेडियस वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, इंट r इक्वल टू लेट्स से 5। इनिशियली मैं इतना करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। सो आई विल डू दिस कैलकुलेशन, printf परसेंट ऐसे करके इसके अंदर लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, अब प्लीज एक्सपेक्ट ए कैलकुलेशन जो मुझे फ्लोट में दे, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आना चाहिए, एंड आई एम गोइंग टू डू द कैलकुलेशन विद इन दिस ब्रैकेट। वो एज ए ब्रैकेट पूरी की पूरी जहां पे कैलकुलेशन करके दे देगी, विच इज डूइंग दिस बाय r into r।
पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब क्या किया हमने इसको भी हम फ्लोट ही कर लेते हैं यार, कंफ्यूजन क्यों करना। तो फ्लोट कर लिया दोनों को। उसने 5.0, जो मेरा 5 है 5.0, दिस इज ए फ्लोटिंग नंबर, एंड 3.142857, दिस इज ऑल्सो फ्लोटिंग नंबर। तो उसने क्या करा, इस केस में वो पाई आर स्क्वायर को करेगा कैलकुलेट, और उस कैलकुलेशन को भेज देगा इसकी जगह लेने के लिए परसेंट एफ की। तो वो आउटपुट देगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 78 पॉइंट समथिंग। तो ये आपका आउटपुट आएगा एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 78.571426। अब यहाँ पे एक कमी है, इफ यू रन दिस प्रोग्राम 1000 टाइम्स, हर बार आंसर यही आएगा, इसमें आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। सो हेयर एंट्री ऑफ स्कैनफ कम्स। मैं क्या करता हूँ, मैं फ्लोट आर जरूर लूंगा, पर मैं फ्लोट आर वाली जो रेडियस की वैल्यू है, आई वांट टू गेट इट फ्रॉम द यूजर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना पहले लिखता हूँ कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ आर, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है, जिसपे अभी मुझे काम करना है, प्लीज एंटर दैट वैल्यू। एंड फॉर entering the value by the user, I have to use this command of scanf. Scanf में there is this percent f, क्योंकि obviously I have to work with float, तो मुझे परसेंट एफ देना ही पड़ेगा जैसे प्रिंट एफ में देते थे। बट नाउ यहाँ पे मैं सीधा आर नहीं लिखूंगा, सीधा आर लिखता तो वो तो फिर इसकी तरह ही हो जाता, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा अलग बनाने के लिए स्कैनफ का एक कंसेप्ट है कि आर के साथ यहाँ पे आप एंड का साइन डाल दोगे, एम्परसेंट आर बोलेंगे इसको। सो वी विल यूज दिस एम्परसेंट आर, and what we do and how this work in this thing. Someone has raised hand, हाँ जी बोलो शुभकर्मन। एंड आर एक बारी बता दो। वही बताने लगा हूँ, अभी पूरा बताने दो। सॉरी सर। हाँ जी 1 सेकेंड। हाँ तो आई वॉज सेइंग, अब इन दोनों में फर्क है। फर्क ये है, स्कैनफ का काम है सिर्फ और सिर्फ इनपुट लेना, ठीक है जी, इनपुट लेना। प्रिंटफ का काम है सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देना, ठीक है। अब एंड आर के ऊपर आ जाओ। अब मैंने बोला था कि जब तुम्हें कभी ऐसे वैल्यू स्टोर करनी पड़ जाए तो आप रैम के पास जाओगे और रैम को बोलोगे कि भाई साहब मेरे को जगह दे दो, ठीक है। फ्लोट का साइज भी 4 बाइट ही होता है, जैसे इंटीजर का होता है वैसे फ्लोट का भी 4 बाइट होता है। तो वो पाई को यहाँ पे जगह देगा और उसमें वैल्यू सेव कर लेगा 3.142857। अब टेक्निकली यहाँ पे रैम में ये सब नहीं सेव होगा, वो 3.142 को 1010 ऐसे कुछ करके काफी लंबे तरीके से सेव करेगा। बट वी विल से कि चलो उसको पाई को उसने ऐसे करके रैम में सेव कर लिया। बट नाउ जब मैं बोलूंगा फ्लोट आर, अभी मैंने सिर्फ फिर से एक डेक्लेरेशन करी है, दिस इज डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन इज इंटेंशन ऑफ यूजिंग समथिंग। बट नाउ जब एम्परसेंट आर करना पड़ा, दिस एम्परसेंट आर विल गेट मी ए स्पेस यहाँ पे, जो मुझे बोलेगा कि ठीक है यार, मतलब जितनी भी एक यूजर उसको वैल्यू देगा, लेट्स से 10.5 का दिया, तो वो 10.5 को यहाँ लेके जाके सेव कर देगा। 10.5 क्यों बोला, क्योंकि मैंने फ्लोट आर लिया, इंटीजर नहीं लिया। तो जो भी उसको एक यूजर वैल्यू देगा, वो एम्परसेंट आर का मतलब ये कि वो जाएगा रैम के पास, उस रैम में वो आर बन के अपनी जगह को एज ए वैल्यू सेव कर लेगा जो भी उसके पास इनपुट आएगा। नाउ लेट्स से आई रन दिस प्रोग्राम नाउ विद द रेडियस ऑफ 10.5। लेट्स सी व्हाट द आउटपुट विल बी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल आस्क मी कि भाई एक वैल्यू दे दो मेरे को, ठीक है। तो आई विल गिव इट 10.5। मैंने अपनी तरफ से 10.5 दिया, एंटर मारा, तो इसका आउटपुट आया, आंसर इज 346.500005 टाइम्स। अब अगर मैं दोबारा इसको रन करूंगा, आई एम गिवन ए अपॉर्चुनिटी अगेन टू गिव ए डिफरेंट वैल्यू। अब इस बार मैं सिर्फ 4 दे रहा हूँ, तो इस बार मेरा आंसर आया 50। अब देखो इसको, तुमने इस कोड को अगर रन किया 1000 बार, तो 1000 के 1000 बार यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द वैल्यू ऑफ आर जो आप यहाँ पे स्कैनफ में दे रहे हो। तो जो भी आपके इनपुट है, इनपुट ऑफ आर और रेडियस इज बीइंग डन एट दिस प्लेस, ठीक है जी। जो कैलकुलेशन और आउटपुट आ रही है, कैलकुलेशन करके जो आपकी आउटपुट आ रही है वो आपकी इस स्टेज पे आ रही है। कैलकुलेशन एंड आउटपुट इज बीइंग डन इन दिस स्टेटमेंट, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हो पाई इंटू आर और यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए परसेंट एफ कर रहे हो। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेट इट बी फ्लोट एरिया इक्वल टू दिस थिंग पाई इंटू आर। इसको ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एरिया लिख देता हूँ, बात फिर भी वही है, ठीक है जी। तो मतलब मैंने क्या किया, एरिया सेव किया, इसमें कैलकुलेशन करके एरिया को वैल्यू मिल गई, एंड
उस एरिया को यहाँ पे डाला, उसने जहाँ यहाँ पे जाके जगह ली और अपना एरिया प्रिंट करवा लिया। लेट्स से नाउ आई गिव ए वैल्यू ऑफ रेडियस 10, आंसर विल बी 314 पॉइंट दिस थिंग। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो। So, इट्स ओके। Sir, हाँ जी, instead of giving the pi value, can we just import math function and write pi? या यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, दैट इज वन ऑफ द वे, बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी बता रहा था। All right. Okay, so I hope this thing is clear to everyone. Now let me open the assignment that is expected out of you after this lab is completed. Give me 1 second. So this is the assignment 1 and you have to do all these programs. ठीक है, बहुत आसान है। I will quickly do 1 or 2 for you. So इसमें मुझे सबसे tricky लग रहा है जो, that is I think out of the first in programs, this nth root of a number. ठीक है, let's do this one. Let's print the nth root of a number and get the work done. मुझे प्रोग्राम बनाना है जी nth root का। चलो काम शुरू करें। So let's say that I want to make nth root of a number. Now I know that this power function is available in math.h. So what I will do is hash include math.h. ठीक है, उसके बाद now I want to make a program जहाँ पे nth root of a number can be m. ठीक है, power है n 1 by n. Obviously it should be 1 by n. Why? Because when I say 2th root of a number, 2th root of a number, 2th root of a number का मतलब ये है that whatever the number is, let's say 100, उसका मतलब ऐसे करके आप रूट करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तभी ये 2th रूट है। तो 2th रूट मतलब स्क्वायर रूट। ऐसे ही अगर आप बोलो nth रूट ऑफ ए नंबर विच इज m, इट मींस यू हैव टू डू दिस थिंग जहाँ पे आप ऐसे nth रूट निकालोगे ऑफ m। तो इसका मतलब क्या है वर्सेस इसका मतलब क्या है? इट मींस 100 रेज टू द पावर 1/2। सिमिलरली दिस वन मींस m रेज टू द पावर 1/n। इज इट क्लियर कि मुझे m रेज टू द पावर 1/n निकालना है? इतना क्लियर हो गया? यस सर। ओके, yes. so m raised पर 1/n निकालना है तो I will use the power function, very easy to implement, but for that I have to get two values, let's say float m and float n। मैं इन दोनों का इनपुट लूंगा यूजर से कि m क्या है n क्या है, बता दो, मैं आंसर देता हूँ आपको। एंड आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग द nth रूट इन, मैं डायरेक्टली printf में कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम है, आई एम कंप्लीटिंग दिस एज इट इज। सो द आंसर विल बी nth रूट is nth root of m is कॉमा, यहाँ पे अब मैं कैलकुलेशन करूंगा। कैलकुलेशन क्या करनी थी? पावर फंक्शन कॉल करना था। पावर फंक्शन में मुझे m का पावर लगाना है 1/n। ठीक है, थोड़े ब्रैकेट ज्यादा हो गए हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब जितने ब्रैकेट खुलेंगे उतने बंद भी करने पड़ेंगे। सो ये वाला जो ब्रैकेट है फर्स्ट वाला, दिस इज, अरे यार बड़े सारे ज्यादा ही हो गए हैं, इसको कम करते हैं थोड़ा। तो m, 1/n, ये वाले तो हो गए पावर के। ठीक है, इतना जो कवर करा मैंने। उसके बाद जो ये वाला है, ये वाला ब्रैकेट हो गया आपका इसका पावर का, जहाँ पे ये पावर फंक्शन कॉल हुआ है। मैं इसको भी हटा ही देता हूँ, क्यों ऐसे फालतू में कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। इतना ब्रैकेट ठीक है, बस फालतू के ब्रैकेट हटा दिए सारे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, पावर ऑफ m की 1/n पावर, मतलब m की पावर 1/n करना है तो बस इतना लिख दो, काम हो जाएगा। एंड दिस विल टेक ए प्लेस इनसाइड दिस %f लिखना पड़ेगा, तभी वो प्रिंट करेगा उसकी जगह लेके। सो लेट्स डू दिस थिंग। एंड ऑल्सो मैंने scanf ही नहीं करवाया, तो मैं scanf करवाऊंगा %f, %f, ऐसे भी कर सकते हैं दो इकट्ठे। ठीक है, m%m, m%n। तो अब मुझे क्या करना है? आई हैव टू गिव ए कमांड कि भाई तुम मुझको m और n दे दो। एंटर द वैल्यू ऑफ m and n। so if I want to get this, now I will run this code and I will see कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है कि गलत आ रहा है। रिटर्न 0 कर लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस है ये करना। nth रूट ऑफ ए नंबर का कोड है हमारा 11 लाइन का। लेट्स सी, रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ m and n, 100। ठीक है, कॉमा
कॉमा डालना था। वाई? बिकॉज यहाँ पे %f कॉमा %f था, तो मैं 100 के साथ कॉमा डाल के 2 डाल देता हूँ कि मेरे को 100 का स्क्वायर रूट चाहिए। 100 रेज टू द पावर 1/2। आंसर कितना? ये 10 आना चाहिए। तो मेरा nth रूट ऑफ m इज 10 पॉइंट दिस। ठीक है जी, आसान हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। और मैं यहाँ पे ना एक न्यू लाइन डाल देता हूँ कि ऐसे बेचारा चिपकी बैठा था वहाँ पे, \n। और जब इसको हम आउटपुट दे रहे हैं तो ठीक है, अब मेरे को ठीक लग रहा है। ओके, रन 100 comma 2, 100 raised per 1/2 square root means 10, and similarly if I want to run again, I want to get 1000 का cube root, it should be again 10. My coding is fine, my result is fine. अगर आपको किसी को कोई डाउट है you can ask it right now. सर ये जैसे आपने यूज किया फंक्शन पावर, तो ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन होंगे, तो हमें कहाँ पे मिलेंगे ये सब? देखो ऐसे बहुत सारे फंक्शन सारे तो भी नहीं करने। मैक्सिमम टाइम आपका इन 2 फंक्शन से काम हो जाएगा, stdio एंड math.h। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो हम देख लेंगे जब टाइम आएगा। फॉर नाउ ओनली दीज 2 आर रिक्वायर्ड। ठीक है जी। ओके ओके, सर वो iOS स्ट्रीम वाला जो फंक्शन होता है वो कब यूज करना होता है? C++ में करना होता है, इसमें नहीं करना। ठीक है। तो ये /n से ये नेक्स्ट लाइन में चली गई थी। हाँ हाँ हाँ, वो पहले चिपका पड़ा था ना यहाँ पे n के साथ, हाँ जी। तो हमने उसको अगली लाइन तो में सर ले गए। ऐसे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं पर्टिकुलरली, आप पर्टिकुलरली n? ये तो \n ही होगा। अब यहाँ पे एक और चीज फटाफट से दिखाना चाहता हूँ। ये वाला सबको समझ में आ गया क्या करना था? ओनली लास्ट 1 minute इज लेफ्ट, आई एम क्विकली गोइंग थ्रू। सर अगर वो मॉड्यूलस f में लाइक कॉमा नहीं डालते तो फिर लाइक वो कंप्यूटर अगला नंबर कैसे रीड देखो करेगा? मैं बताता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, ये %f तभी कंसीडर होगा जब मैं एक बार एंटर मारूंगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। लेट्स रन इट अगेन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहा है m और n के 2 वैल्यू चाहिए। देखो या तो होता कि जैसे मैंने 100 दिया, अब कॉमा तो मैं यहाँ पे नहीं दे सकता क्योंकि वो scanf के अंदर कॉमा नहीं है। बट नाउ इट विल कंसीडर 100 के बाद अगर मैं एंटर मारूंगा तो ये फर्स्ट %f को कवर करेगा। तो ये m की वैल्यू 100 मान लेगा अगर 100 के बाद मैं एंटर मार दूं। अब वो दोबारा से एक और %f मांग रहा है मेरे से, तो अब मैं यहाँ पे दूंगा 2। ठीक है, अब मैं दोबारा एंटर मारूंगा तो फिर मेरे को अभी भी आंसर तो वही आ रहा है। बस अब ये हो गया कि अब मैंने 2 लाइन में अलग अलग में दिया है क्योंकि वो 2 बार एक्सपेक्ट कर रहा था। पिछली बार हमने उसको एज ए कॉमा सेपरेटर दे दिया था, इसलिए हमने कॉमा डाल के इनपुट दे दिया था। ठीक है जी। यस सर, थैंक यू। We still have 20 minutes. I thought lab is till only 4 p.m. It's still 4:20. हाँ जी, और कुछ है तो बताओ। / के बाद n ही डालना है सिर्फ, के कोई और? हाँ, ये मैं कह रहा था कि \n का मतलब न्यू लाइन होता है। अब इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गुड क्वेश्चन। सर हाँ जी, सर अगर हमें /n ही प्रिंट करवाना है तो वो पॉसिबल है? देख लेते हैं। गुड क्वेश्चन अगेन, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा printf और इसके अंदर लिखा जी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इतना तो हमारा चल ही रहा है इतनी देर से। तो मैं इसको भी हटाता हूँ ऐसे, मतलब फालतू का लंबा कोड नहीं करना, जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज है सी में, आप इसको डिलीट दबा के ना अगली वाली स्टेटमेंट को पिछली वाली लाइन में ले आओ, सिंगल लाइन का कोड बन जाएगा। ये भी है। और आप इनफैक्ट ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल ऐसे चिपका चिपका के भी चल सकते हो, मतलब इतना छोटा कोड कर दिया कि शायद आपका एक लाइन में ही काम हो जाए। ठीक है, आप ऐसे करोगे काम तो आपका तब भी हो ही जाएगा। नो एरर विल कम। एंड अरे एक सेकेंड, मेन का है, इसको हम अगली लाइन में ले जाते हैं। ऐसे बेचारा बुरा मान गया। ठीक है, हैश इंक्लूड वाली चीज को अलग कर लो, मेन को अलग कर लो। तो दिस इज हाउ माय प्रोग्राम लुक्स लाइक अगर हमने सिंगल लाइन में कोडिंग करनी है। लेकिन ये सिंगल लाइन नहीं है, टेक्निकली यू आर स्टार्टिंग ए बॉडी ऑफ दिस प्रोग्राम इंट मेन। ठीक है, तो आपने ये प्रोग्राम तो शुरू कर ही लिया, एंड उसके बाद यू आर ऑल्सो सेपरेटिंग द 2 स्टेटमेंट्स विद सेमीकोलन। सेमीकोलन इज द एंड ऑफ स्टेटमेंट। कंपाइलर को पता चल जाएगा that the semicolon means that end of statement 1 has happened, now it has to work with statement 2। तो वो अब अगला स्टेटमेंट वो एज ए न्यू स्टेटमेंट पढ़ेगा, और सेमीकोलन का मतलब उसका सेकंड स्टेटमेंट भी खत्म हो गया। ठीक है,
तो इतना तो ये मैंने बताना था कि ऐसा पॉसिबल है सी में, ठीक है, सिंगल लाइन में हम इससे काम कर सकते हैं। इट्स टेकिंग टाइम टू इम्प्लीमेंट। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी तो वैसे इसमें कोई डाउट होगा नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है ये। सो समवन वांट्स टू आस्क समथिंग? यस सर। हाँ जी बताओ। सर अगर ये सिंगल लाइन वाला पॉसिबल है तो फिर कमेंट जो है वो वहीं तक क्यों लेता है, वो आगे क्यों नहीं ले लेता? क्योंकि हम सेमीकोलन तो लगा नहीं रहे हैं। कहाँ पे कमेंट में? सर सिंगल लाइन कमेंट आपने बताया था। मैंने बताया था सिंगल लाइन कमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ए प्रोग्राम, है ना। तो इसमें तो हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, आप कह रहे हो कि ये आगे वाले को क्यों नहीं पकड़ हाँ रहा? हाँ सर। क्योंकि ये कमेंट है, कमेंट के ऊपर सेमीकोलन मैटर ही नहीं करता। आप चाहे यहाँ पे 20 सेमीकोलन लगा लो, वो तब भी कमेंट ही है, सर ठीक तो है हम दूसरी वाली लाइन कॉल नहीं कर सकते ना सिंगल लाइन कमेंट के लिए? ना। फिर तो वो उससे भी कमेंट ले लेगा। अरे सिंगल लाइन कमेंट इज जस्ट डॉक्यूमेंटेशन यार, मतलब इट्स फॉर अस के आप अपने कोड में अपनी कमेंट्री लिखना चाहते हो, अपनी कमेंट्री के लिए होता है ये। अब देखो मैंने ना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ डिस्कस करनी थी। हेलो वर्ल्ड में मैं इसलिए वापस आया बिकॉज आई वांट टू डिस्कस दिस बैकस्लैश n। अब तुम लोगों ने पूछा बैकस्लैश n क्या होता है। बैकस्लैश n का मतलब है जी न्यू लाइन। वो क्या करेगा, अब हेलो वर्ल्ड में तोड़ के दो लाइन में डाल देगा। एक पहली लाइन में हेलो आएगा, उसके बाद न्यू लाइन करके वो न्यू लाइन में जाएगा, फिर वर्ल्ड प्रिंट करवाएगा। तो हेलो और वर्ल्ड आपको दिखेगा यहाँ पे दो अलग अलग लाइन में। ये थोड़ा स्लो हो गया। इतना स्लो क्यों चल रहा है ये? 1 सेकेंड, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। रीलोड। हाँ तो ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि मैं हेलो और वर्ल्ड के बीच में इफ आई पुट \n and then I run this program, it will give me a new line between hello and world। वर्ल्ड उसने अगली लाइन में लिखा है। ऐसे ही जैसे ये \n है ना, ऐसे ही अगर मैं \b डाल दूं तो क्या आउटपुट आएगा? एनीवन, एनी आइडिया? व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? पहले वाली लाइन में आ जाएगा। पहली वाली लाइन में आ जाएगा। अरे भूल जाओ इसको यार, हेलो वर्ल्ड को, ये नीचे वाले आउटपुट को तो भूल जाओ, ये पुराना था। अब क्या आएगा? मैंने अगर एंड डाला तो न्यू लाइन आ गया। \b क्या होता है? एनी आइडिया? ब्रेक। नो, इट इज एक्चुअली बैकस्पेस। वर्ड के बीच में स्पेस नहीं रहेगा। इट इज बैकस्पेस। तो ये हेल वर्ल्ड बन जाएगा, हेल वर्ल्ड। उसने ओ को उड़ा दिया। बैकस्पेस करते हैं तो क्या होता है, पीछे वाला कैरेक्टर उड़ जाता है। तो ओ के बाद आपने बैकस्पेस डाला तो आपका ओ उड़ गया और हेल वर्ल्ड बन गया। समझ आया? यस सर। सिमिलरली हाँ जी। सर वो तो अगर हम अपनी तरफ से ही ओ को इरेज करके लिख लेते हैं। अरे यार वो तो है ही है, बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे भी होता है। तो मतलब इससे कोड लंबा हो जाता है ना वैसे। होने दो, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तब थोड़ी वो लंबा छोटा मैटर करेगा, तब तो यही होएगा कि आउटपुट बताओ यार इसका, है यस ना। सर है। हाँ तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सीख लो, छोटी छोटी चीजें हैं। \t क्या होता है जी? टैब होता है, ठीक है। टैब का मतलब 3-4 स्पेस डाल देगा वो बीच में, और हेलो और वर्ल्ड में स्पेस आ जाएगी ऐसे करके, ठीक है। यस सर। चलो अब \n हो गया, \t हो गया, \p हो गया। अब मुझे किसी ने पूछा था, पहले तो मैं पूछता हूँ कि अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डबल कोट्स 4 बार लगा दिया तो आउटपुट क्या आएगा बताओ? तो क्या ये वाला डबल कोट एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे? यस सर। यस सर। ओके लेट्स रन इट, देखते हैं एरर आएगा कि नहीं। यस एरर इज कमिंग। देखो यार, मतलब सिंपल सा फंडा है। प्रिंटफ ना बड़ा शरीफ है, उस वो कहता है कि मेरे को सिर्फ एक ही डबल कोट दो, डबल कोट का पेयर सिर्फ एक ही चाहिए, फालतू के पेयर मत दो मेरे को। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया था कि प्रिंटफ के अंदर ना आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3। आर्गुमेंट 1 में डबल कोट्स ही आएगा। उसके बाद अगर बीच में उसके अंदर %f, %c, %d कुछ होगा तो फिर वो आगे के आर्गुमेंट्स को कंसीडर करेगा। तो अगर मुझे डबल कोट्स ही प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, एस्केप करेक्टर दिस, एस्केप करेक्टर दिस। अब यहाँ पे ये एस्केप करेक्टर की तरह काम आएगा, और इस वाले हमारे डबल कोट को इसने स्पेशल करेक्टर की तरह ट्रीट करवा के ये मेरे को आउटपुट दे देगा दिस डबल कोट्स। समझ आया? जैसे हम \n कर रहे थे, \t कर रहे थे, वैसे ही हमने \, ये करके एज इट इज वो प्रिंट करवा दिया। समवन इज रेजिंग हैंड। हाँ जी सुगम।
बताओ। वो सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं नो और उसके अंदर डबल? नो नो नो, देख printf का बेसिक सा रूल है यार। printf का ना एक सिंटेक्स है जो stdio.h में पहले से ही बना हुआ है, और वो यही है कि आपको एक ही पेयर लगाना है डबल कोट्स का। उसके अंदर आप जो मर्जी लिखते रहो, वो उस हिसाब से ठीक करके चला देगा अगर आपका कोड ठीक हुआ। सिंगल कोट्स नहीं आएंगे यहाँ पे। इनफैक्ट इफ यू वांट टू प्रिंट सिंगल कोट्स, तो वो ऐसे करके स्टिल इट इज अवेलेबल। तो आप सिंगल कोट्स को रन करके ऐसे सिंगल कोट्स का पेयर भी प्रिंट करवा सकते हो। इनफैक्ट यू कैन प्रिंट दिस एज हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करके कोट्स में उसको प्रिंट करवाना चाहोगे, तो ये सिंगल कोट्स में हैप्पी बर्थडे ऐसे करके प्रिंट कर देगा। हाँ जी, printf this I meant like this, I know you meant like this, कि आप बाहर डाल दो इसको। You were saying, you have written this in chat that you can write like this, still it will not work क्योंकि वो printf पहचानते नहीं है सिंगल कोट को, उसको चाहिए डबल कोट। ठीक है, जो भी डबल कोट में होगा वो इस खिचड़ी को भी प्रिंट कर देगा। बस दिख वो फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, ठीक है। एनी अदर डाउट? सर अगर बैक स्लैश ही प्रिंट करना हो फिर? अगर बैक स्लैश प्रिंट करना तो ऐसे कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आ गया। सर बैक स्पेस का क्या था? बैक स्पेस का था बैक स्लैश बी, ठीक है, मतलब बैक स्पेस। बैकस्लैश ए भी कराया था, हाँ जी, बैकस्लैश ए भी कराया था सर। ए भी कराया था। हाँ ऑडियो सर, का ऑडियो? सर उससे टक टक साउंड आ रही थी। बीप आवाज। अच्छा, चलो देखते हैं। हाँ, अभी मेरे को बीप आई, आपको भी आई? आपको नहीं आई पर मेरे को आई, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करते कि आप कौन चला रहे हैं, ठीक है। ऑडियो आता होगा इसमें बैक स्लैश ए में, गुड, अगर आपको ये पता है। सो लेट्स कम टू दिस असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में एक और क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट ए प्रोग्राम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। पढ़ा हुआ है? देखो, अमाउंट का फॉर्मूला मेरे को याद है। अमाउंट का फॉर्मूला इज पी इंटू 1 + r/100 पावर टी, है ना, यही होता है। यस सर। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होगा? -p, यही होगा। यस सर, माइनस। -p कर लो बस, है ना। तो इसको अब हम फटाफट से कोड करते हैं। वी विल कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, और PRT इनपुट लेना पड़ेगा फ्रॉम यूजर, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम वी विल इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड वी विल गेट द वर्क डन। और पावर फंक्शन भी लगेगा इसमें, तो हम हैश इंक्लूड फटाफट से, अरे पहले तो यार इसको कमेंट करना पड़ेगा। तो एंड नाउ आई विल डू दिस थिंग, हैश इंक्लूड math.h। okay, so now I have to get the input from the user। मैं सीधा कर लेता हूँ। ऐसे कैसे सीधा कर लोगे भाई साहब, पहले फ्लोट करवाना पड़ेगा PR&T, ठीक है। फिर हम करते हैं scanf। scanf में तीनों की वैल्यू ले लेते हैं यूजर से, %f, 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 वो तीन वैल्यू लेगा यूजर से। PRT एज इट इज उसको मिल जाएगा तीनों को। Now if I want to calculate the compound interest, it will be एक CI का भी ले लेते हैं सर यहाँ पर। एंड नहीं आएगा सर? अच्छा हाँ यार, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे I will calculate the compound interest which is equal to P into power of 1 + r/100 raised to the power t। पावर का फंक्शन यही होता है, -p। सो 1 + r को ब्रैकेट में नहीं डालना चाहिए? 1 + r को नहीं, इनफैक्ट r/100 को डालना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी डालोगे तो वो बॉड मास एक होता है ना, तो इट विल यूज दैट टेक्निक एंड वो पहले डिवाइड ही करता, बट स्टिल चलो मैंने डाल दिया, ठीक है। पावर फंक्शन लगा के वी हैव सॉल्व दिस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड नाउ ओनली 5 minutes are left, quickly let's do this।
So printf the compound interest is it is equal to %f of this, but ci हम बाहर लिखेंगे, %f अंदर लिखेंगे. तो now give me one answer. If I say that my principal is equal to 100, my rate is equal to 10% and my time is equal to 2 years. आउटपुट कितना आना चाहिए, जल्दी से बताओ. आप लोगों को तो आता है, ये बहुत आसान है. If my principal is 100, rate of interest is 10% and my time is 2 years, what should be the CI? 21. Very good. 21 is the answer. I hope everyone knows कि ये करना कैसे है. Actually इसका बहुत simplified way है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 years था, right? यहाँ पे सिर्फ 2 years था. तो ये कैसे करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो 1 साल का, PRT by 100 करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 10. अब जब मुझे पता चल गया कि 10 रुपीज इज द इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, तो फिर अगली बार जब तुम ऐसे ही निकालोगे दूसरे साल का, तो 110 के ऊपर निकाल लो, 110 को मान लो प्रिंसिपल, एंड यू विल सॉल्व दिस एंड इट विल बी 11. तो 2 साल का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट को अगर जोड़ दोगे, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ योर 2 years, क्योंकि यू आर अपडेटिंग योर प्रिंसिपल अमाउंट. 2 बार ऐसे ही निकालो विद द अपडेटेड प्रिंसिपल अमाउंट, then you will get this compound interest of 2 years. This is the basic logic, and from there we have got this formula, and because of this formula we are getting the answer as 21. I hope I am clear. तो आप लोग बाकी असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी अब अपने एंड पे सॉल्व करना, राइट? एंड यू कैन आई मीन सॉल्व ऑल दिस फंक्शंस जितने भी आपने यहाँ पे बनाने हैं, ये सब बन जाएंगे, बाकी सब आसान है. मैंने मेन सारे डिस्कस कर लिए. वी हैव कवर्ड एरिया ऑफ सर्कल, वी हैव कवर्ड सिंपल इंटरेस्ट, PRT वाला तो बहुत आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो जाएगा. सो आपको ये भेजने भी है या फिर हमारी प्रैक्टिस के लिए है बस? इट इज फॉर योर प्रैक्टिस फॉर नाउ, बट कीप इट विद यू. आप बना के अपने पास रख लेना. असाइनमेंट 1 नाम का एक PDF बना लेना, जिसमें आप अपने प्रोग्राम 1 2 3 4 ऐसे करके 11 पेजेस का एक वो PDF बना लेना, ठीक है? और अगर चाहिए होगा तो आई विल लेट यू नो लेटर ऑन. ओके सर. ओके. सो हाइलाइटेड पार्ट क्या है? जहां जहां पे स्टार बना हुआ है ना, ये स्टार बना है 9th और 11th पे, इस स्टार का मतलब है कि for this particular question you can write pseudocode also. Instead of writing the full program, you can make a flow chart or a algo or the pseudocode. तो मतलब ये चीजें अभी आपको सिखाएंगे, क्लास में लेक्चर लगेगा इसका, 2-4 लेक्चर में पहुंच जाओगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गो क्या होता है, pseudocode क्या होता है. बट फॉर नाउ मेक ऑल द प्रोग्राम्स एज इट इज, ठीक है? आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग असाइनमेंट ही है. That's all for today.